of physical matter due to which all type of electric and magnetic phenomenon are produced and experience by matter। तो चार्ज को ही बोला गया। कल हमने एक एनिमेशन देखा था, एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्या था कि ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया। रब करने से पहले उसमें किसी भी तरह का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं था। लेकिन जब उसको रब कर दिया गया तो रब करने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसके साथ कुछ ऐसा फिनोमेनन हुआ जिससे देखा गया कि अगर दो सेम नेचर के मटेरियल लाया गया, चाहे वो ग्लास रॉड था चाहे वो प्लास्टिक था, उनको जब पास में लाया गया तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स एग्जिस्ट किया। और दो डिफरेंट तरह के मटेरियल थे कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को लाया गया तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स जो था वो पाया गया। तो ये जो हम उस पर एक्ट किए, हम कुछ काम किए, उस पर एक्ट किए, है ना, जो उसको हम रब किए, तो रब करने से क्या हुआ? रब करने से शायद उसके अंदर ये प्रॉपर्टी शायद पहले से रही होगी और वो प्रॉपर्टी जो है एक्सप्रेस होनी शुरू हो गई, तो मे बी ये प्रॉपर्टी पहले से रही होगी, हम उस पर कुछ काम किए, कुछ एक्ट किए, वो प्रॉपर्टी फिर एक्साइबिट शुरू होने हो गई, मतलब जो शो होनी शुरू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आता कहां से है, किस कारण से आता है? ये मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो किस कारण से आता है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि मैटर जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मैटर जो है वो बना किससे। तो इस सवाल का जो आंसर है, मतलब ये चार्ज का फिनोमेनन, ये बाकी फिनोमेनन जो है ये तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस सवाल का जो प्रॉपर्ली आंसर मिला वो मिला कि जो मैटर है हमारे आसपास, जो भी मैटर है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, वो मैटर आखिर मेनली मतलब उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो बना किस चीज से। तो साल दर साल इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर ढूंढा गया। तो धीरे धीरे लोग अपने अपने इस पे बातें रखे, इस पे अपना मॉडल तैयार किया गया और फाइनली जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल का नाम होता है एटम। और फर्दर ये एटम जो भी है, ये एटम भी है, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिर वहीं से एक्सपेरिमेंट करके और जो चीजें लॉजिकली चली, वहीं से ये फाइंड किया गया कि ये चार्ज है ये एटम के साथ एसोसिएटेड होता है, और मोर प्रिसाइजली कह लो कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो नॉर्मली हम जो कोई मैटर देखते हैं, वो बना होता है एटम से, तो वो बना होता है एटम से, और बोला गया कि चार्ज जो है वो एटम के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब हर एक मैटर के साथ चार्ज एसोसिएटेड है। तो वो फिर दिखता क्यों नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में आता क्यों नहीं है, हमें उसको रब क्यों करना पड़ा, उसी के बाद क्यों आया? तो फिर इस चीज को बाद में भी निकाला गया कि नॉर्मली हम जो कोई मैटर लेते हैं, नॉर्मली हम जो कोई एटम लेते हैं, उस पे जो चार्ज है वो बैलेंस रहता है। मतलब वहां से फिर निकाला गया कि चार्ज जो है नेचर में दो तरीके का होता है। वो दो तरीके का चार्ज किससे कॉरस्पॉन्डिंग होता है? तो जो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, वो जो है वो
बेसिक कैरियर होते हैं चार्ज के, उसमें ही दो नेचर का चार्ज होता है। एक का जो नेचर है वो दूसरे से अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट एक का नेचर दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो यही दो डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में वो चार्ज क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये चार्ज बैलेंस होता है तो वो उस वक्त जो है इस चार्ज की प्रॉपर्टी पूरे मैटर से बाहर निकल के नहीं आती है, वो उसके अंदर ही रहती है। लेकिन जब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिसबैलेंस हो जाए एटम में या कह लो मैटर में, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो फिर क्या होता है, तब ये अपनी इस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो नेक्स्ट वही जो क्वेश्चन आया कि ये तो चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये चार्ज आता कहां से है, मतलब वेयर डज चार्ज कम्स फ्रॉम। तो इसका आंसर जो लोगों ने दिया, इसका आंसर जो फिजिसिस्ट ने दिया कि चार्ज जो एग्जिस्टेंस में आया है वो एटम से आया है। मतलब किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, एटम। बेसिक यूनिट जो मैटर होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर जो होता है एटम होता है। और उस एटम में जो पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। बिल्कुल, जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा उसमें एटम होगा, और एटम होगा तो वहां ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि नेट डिसबैलेंस कितना चार्ज है ना। अगर ऐसे किसी एटम का बात किया जाए, किसी मैटर का बात किया जाए, तो मान लो हम एटम लेते हैं, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन होता है। और एटम के न्यूक्लियस की बात की जाए कि मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे होता है। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, अलग अलग और सेल में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 प्रोटॉन लिया और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखो, ऐसे अगर देखा जाएगा कि इस एटम में तुमसे पूछेगा कितने चार्ज है, तुम बोलोगे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है और 4 प्रोटॉन के। बाद में इसको डिफरेंशिएट किया गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें ओवरऑल बोला गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या है 4, इसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या है वो भी है 4। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव सम करके कितना हो गया, 0। ओवरऑल चार्ज इसमें 0 हो गया। अब अगर इस एटम पे कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस एटम पे कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमारा 4 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन तो हमारा 4 ही रहेगा, 4 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। अब जब इसको ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज हमें ज्यादा मिलेगा। तब उस वक्त ये एटम क्या बोला जाएगा कि ये एटम निगेटिवली चार्ज है। या फिर इसका उल्टा कह लो कि 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें अब 3 ही इलेक्ट्रॉन है और कितना है, 4 प्रोटॉन्स है। अब इसको जब कंबाइन किया जाएगा तो 1 प्लस चार्ज हमें ज्यादा मिलेगा, तब हम कहेंगे कि ये एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, या ये एटम जिस मैटर का पार्ट है वो मैटर जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे देखा जाए कि एटम अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस वक्त उसको अनचार्ज बोला जाएगा, कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, उसी वक्त इसको क्या बोला जाएगा, इस एटम को चार्ज बोला जाएगा। या फिर ये एटम जिस मैटर का पार्ट है उस मैटर को बोला जाएगा कि हाँ ये मैटर जो है अब ये चार्ज हो चुका है, इसमें चार्ज एग्जिस्ट कर।
तो यही जो होता है चार्ज का एग्जिस्टेंस का होता है मेनली किससे, मेनली जो होता है कि एटम, एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है और प्रोटॉन में जो चार्ज है वो नेचर में अलग होता है। तो इसमें क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मान लिया गया, प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव मान लिया गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कन्वेंशन है, ये मत समझना कि नेगेटिव मतलब कम, नेगेटिव नंबर जैसे मान लो हम लेते हैं कि चलो -2 नंबर एंड +2 नंबर कि -2 + 2 से छोटा है, यहाँ ये वाली बात नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव केवल उसके नेचर को बताने के लिए कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के नेचर से अलग है, दोनों का इफेक्ट, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, बस नेचर में अलग है। पहले इसका नाम अल्फा बीटा था, पहले इसका नाम अल्फा बीटा था बहुत पहले, बाद में इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ हम ये चर्चा कर रहे थे कि चार्ज ये आया कहाँ से, वेयर ये चार्ज एग्जिस्ट। तो ये चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो मेनली एग्जिस्ट करता है किससे, एटम से। कि एटम जो है, एटम, उस एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन और होता है प्रोटॉन, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन जो माना गया ये माना गया बेसिक यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज माना गया। एंड प्रोटॉन जो माना गया ये माना गया बेसिक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना गया। इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, in neutral atom number of protons equal to number of होता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, number of positive charge equal to number of negative charge, negative charge, ये होगा न्यूट्रल एटम। तो जो न्यूट्रल एटम को बोलेंगे उसको बोलेंगे अनचार्ज, मतलब इस पे कोई ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। अनचार्ज मतलब ओवरऑल, ओवरऑल नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है ना। बट when number of proton not equal to number of electron, जब ये केस बनेगा उस केस में क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज होगा, तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इसका मतलब वो जो होगा निगेटिवली चार्ज होगा। निगेटिवली चार्ज मतलब किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में, किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो मैटर क्या है, निगेटिवली चार्ज। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एंड फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसको। तो ये जो चार्ज मेनली आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से ही आता है। अब ये चीज एक्सपेरिमेंटली निकाली गई, ये चीज एक्सपेरिमेंटली निकाली गई
कि वो चार्ज जो होता है उस चार्ज का, बेसिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E माइनस बोलें, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और अगर हम बोलें E प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देख सकते हो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम। ये निकाला गया, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद निकाला गया। जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया था, और फिर जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे मिल्टन, उसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो उसको निकाला था, कितना चार्ज है निकाला था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से निकाला था। तो ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है कि हाँ चार्ज जो है कैसे आया। तो ये चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में कहानी है। अब इसमें है कि हम जो एक्सपेरिमेंट देखे थे उस एक्सपेरिमेंट में कि सेम तरह का, जैसे हमने क्या लिया था वहां पे लिया था, ये मान लो ग्लास रॉड लिया था, और ये मान लो सिल्क लिया था। तो इसमें क्या था कि जब इसको आपस में रब किया गया, जब इसको आपस में क्या किया गया, रब किया गया, तो क्या हुआ, उस रब करने से कुछ चार्ज का आपस में ट्रांसफर हुआ। तो वो ट्रांसफर कैसे होता देख सकते हो, इसको थोड़ा देखो कि हम जानते हैं ये जो एटम होता है, तो एटम उसके अंदर ये कुछ प्रोटॉन्स हो गए, और उसके बाहर एनर्जी सेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर, एटम के अंदर जो ये जगह होता है, ये स्पेस होता है जहां पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होते हैं, उन्हें हम क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब जो न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज, न्यूक्लियस में रहने वाले फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसको हम सिंपली अपने नॉर्मली लैब में किसी भी तरीके से उसको हम वहां से नहीं हटा सकते। कहने का मतलब कि अगर एटम है तो एटम को अगर चार्ज करना है पॉजिटिवली या निगेटिवली, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस में डाल दिया जाए, या निगेटिवली चार्ज करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस, कुछ प्रोटॉन जो है उसके न्यूक्लियस से हटा दिया जाए, ये नहीं कर सकते। अब यहाँ जो मेनली मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स कौन सा, जो एटम में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको। जैसे मान लो मैंने रब किया तो क्या हुआ, रब करने से मैंने इस पे क्या किया होगा, काम किया होगा, वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन किया होगा तो मैंने वर्क डन के दरमियान में कुछ अपनी एनर्जी खर्च की होगी, और वो एनर्जी किसको मिली होगी, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को मिली होगी। अब उस रब करने से क्या हो गया, अपना कोई चार्ज होता है कि प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस तो एक स्पेस है ना, उस स्पेस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं।
पे, और उसके अलावा और भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, लेकिन हमें इस लेवल पे केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि न्यूट्रॉन पे कोई भी, मतलब वो चार्ज वाला कोई बिहेवियर शो नहीं किया। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे वो चार्ज वाला बिहेवियर शो किया गया। तो केवल अगर न्यूक्लियस को तुम देख लो, केवल अगर न्यूक्लियस को देख लो, तो न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। अगर मान लो एटम से इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो उस इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बच जाएगा? न्यूक्लियस बच जाएगा। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? बाकी लोग के स्क्रीन पे तो आ रहा है ना? यस सर, सर तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो तुम्हारे नेटवर्क यस सर आ रहा है। जिसके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक बार लॉग ऑफ लॉग इन करके देखो, शायद कुछ बात बन जाए। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के पास अपना कोई चार्ज होता है कि प्रोटॉन की वजह से? नहीं नहीं, न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस कोई मतलब कि ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। न्यूक्लियस एटम में एक स्पेस है, एटम के अंदर स्पेस है जहां पे हाईली कंसंट्रेटेड चार्ज, हाईली कंसंट्रेटेड फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। उस फंडामेंटल पार्टिकल में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इस सबको देखो, इस सबको नॉर्मल मैटर बोला जाता है। इसके अलावा एंटी मैटर भी होता है, एंटी मैटर। तो वो एंटी मैटर क्या होता है, उसका बिहेवियर हम लोग नहीं जानते हैं। और इसके अलावा और भी फंडामेंटल पार्टिकल, मेसॉन वगैरह ये सब होता है, इलेक्ट्रॉन्स, बेरियम्स, ये होता है। तो यहाँ पे हमें केवल इसमें जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल जिसका बिहेवियर इजीली शो होता है उसके बारे में जानना है। तो न्यूक्लियस अगर बोला गया तो न्यूक्लियस हम मेनली उसको बोलते हैं जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस 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 चार्ज होता है। तो केवल अगर न्यूक्लियस को बोला जाएगा तो न्यूक्लियस में क्या हो जाए, न्यूक्लियस एक जगह है, उस जगह पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन पे चूंकि प्लस चार्ज है तो इसीलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होता है उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और वो जो फोर्स होता है वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब उसकी रेंज जो होती है 10 की पावर -15 मीटर। मतलब अगर दो प्रोटॉन्स इसके अंदर रहेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 की पावर -15 मीटर या उससे कम होगा, तो इसके इन दोनों के बीच में एक अलग तरह का फोर्स जो नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का होता है, वो लगने लगता है। जिसके कारण यही न्यूक्लियर फोर्स पूरे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। जब ये इनके बीच की दूरी मान लो दो प्रोटॉन्स है, इनके बीच की दूरी ग्रेटर देन 10 की पावर 15 हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा, वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इस पे नहीं लगेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो अट्रैक्शन नहीं लगेगा। फिर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो लगना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो वही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है जिनका न्यूक्लियर साइज काफी बड़ा होता है, तो न्यूक्लियर साइज बड़ा होने से क्या होगा, न्यूक्लियर साइज जब बड़ा होगा तो इनकी डायमीटर 10 की पावर -15 मीटर के आसपास या उससे बड़ी हो जाती है, तो वो न्यूक्लियस क्या कर देते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो फिनोमेनन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमें उसका जिक्र नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे एक स्टेबल एटम लेके चलना है जिनका एटॉमिक रेडियस जो क्या है, एटॉमिक डायमीटर जो है स्मॉलर देन 10 की पावर -15 मीटर है। तो यहाँ पे मेनली हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो मेनली हम चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज कहने का मतलब है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। हम उसको फ्रिक्शन करके या किसी भी चीज करके, कितना भी एनर्जी लगा के लैब में ये काम नहीं कर सकते। तो हटेगा कौन, तो जैसे मैंने यहाँ पे वर्क डन किया, वर्क डन से मेरी कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी रिलीज होकर किसको मिली, इस सिल्क को मिली और ग्लास रॉड को मिली। सिल्क को मिली और ग्लास रॉड को मिली, तो सिल्क क्या है, सिल्क और ग्लास रॉड बना हुआ है अपने अपने एटम से, तो एनर्जी किसको मिली होगी, ये एनर्जी मिली होगी उसके रिस्पेक्टिव एटम्स को, और रिस्पेक्टिव एटम मान लो उसमें से एक सिंगल एटम इसको। अब इसमें होगा ये कि वो जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी में एटम को मिला, तो एटम में किसको मिला, जो मान लो यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा पहले क्या करेगा, पहले वो उस एनर्जी को रिसीव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी रिसीव करता है तो वो क्या करता है, अपने सेल से जंप मारता है, अपने सेल से हायर सेल में जंप मारता है। तो ऑलरेडी वो क्या है,
अपने हायर सेल में है ही, अब यहाँ से जंप मारेगा तो क्या करेगा, यहाँ से जंप मारेगा तो वो है इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के जो उसका रीजन है उस रीजन से बाहर चला जाएगा, मतलब वो अपने एटम में बंधा हुआ नहीं रहेगा, अपने एटम से बाहर चला जाएगा। और बाहर कहाँ पे जाएगा, तो बाहर जो है वो जो सरफेस उसके कांटेक्ट में है चला जाएगा। तो जब इसको हम रब करते हैं तो दोनों अलग अलग मैटर है, दोनों अलग अलग मैटर है, दोनों का जो एटम होगा वो अलग अलग नेचर का होगा, दोनों के एटम में जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ फाउंडेशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, है ना। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स है दूसरे एटम वाले से क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। जिसमें 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 ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो बाउंडेशन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाउंडेशन है वो अगर कम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी मिलेगी तो वहां से जंप करके चला जाएगा। तो ऐसा होता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिससे ग्लास रॉड से निकल के, ग्लास, एक बार देखो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब ग्लास रॉड को और सिल्क को रब किया जाता है तो किस पे पॉजिटिव चार्ज या किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जब ग्लास रॉड को और सिल्क को रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कूद के जंप करके किसके सिल्क पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि मान लो इससे 4 इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे आ गया, सिल्क पे आ गया, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस पे क्या हो जाएगा, 4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 4 इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। और जो ग्लास होंगे और जो सिल्क होंगे दोनों क्या बन जाएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। अब मान लो दूसरा ग्लास होगा, मान लो हम लेते हैं कि दूसरा ग्लास और दूसरा सिल्क, कि दूसरा ग्लास रॉड है, ये दूसरा ग्लास रॉड लिया गया और ये दूसरा सिल्क लिया गया, इस पे भी मान लो यही फिनोमिनन होगा, इस पे भी यही फिनोमिनन होगा, और इस तरीके से। अब क्या किया गया कि इन दोनों को जब पास लाया गया, इन दोनों को पास लाया तो क्या आ गया, रिपल्सन आया, एंड इन दोनों को पास लाया गया तो भी क्या, रिपल्सन आया। लेकिन जब इन दोनों को पास लाया गया, इन दोनों को पास लाया गया तो इसमें क्या आया, अट्रैक्शन आया। तो वहां से फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आया कि सिमिलर, तो देखो ग्लास में जो चार्ज डेवलप हुआ या इस ग्लास में जो चार्ज डेवलप हुआ, दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है। सिल्क में जो चार्ज डेवलप हुआ या इस सिल्क में जो चार्ज डेवलप हुआ, दोनों का नेचर सेम है। तो जब इन दोनों को पास में लाया गया, जो हम वीडियो कल दिखाए थे उसमें देखे होंगे कि जब सेम तरह के मटेरियल को पास लाया गया आफ्टर रबिंग, आफ्टर उनको रब करने के बाद से, तो दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, और जब डिफरेंट तरह के मैटर को लाया गया तो उन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये आया कि सेम तरह के जो मैटर है उसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो सेम नेचर का होता है। तो सेम नेचर के चार्ज के बीच में, सेम नेचर के चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन होता है, एंड डिफरेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये सेशन खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से लॉग इन करो।